हेलो एवरीवन। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, आपने अब तक उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया। ये बात कब तक चलेगी? या तो आप ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा इस तरह को। जब आप काम नहीं करोगे, कोई व्यू नहीं करोगे, इसको देखोगे नहीं, कोई इसके बारे में कोई फीडबैक नहीं दोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, कोई सवाल नहीं पूछोगे, क्या फ़ायदा फिर इन क्लासेस को चलाने का? शुरुआत से ही बस मैं सुनाने का काम दे दिया है। कल एक काम दिया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इन द टर्म्स ऑफ फोर्स डिफाइन करना, किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता नहीं कोई वीडियो भी देखता होगा या नहीं, यानी सब घर बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं आप हैं। चलो हम अपने टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने कल बोला था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेस, और ये आपके लिए होमवर्क भी था। तो हमें क्या पता है कि जो फोर्स है और जो परमिटिविटी है उसके बीच में क्या रिलेशन है। फोर्स इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, यानी एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/एप्सिलॉन, या प्रोपोर्शनल टू द 1/एप्सिलॉन। यदि हम यहाँ से देखें, वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या होगा? K इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू कितनी होगी? फोर्स इन, क्योंकि अगर हम वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू की जगह क्या आएगा? 1/F फोर्स इन मीडियम। और जब हम वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट की तो क्या होगा? इनटू 1/ फोर्स इन वैक्यूम, यानी F0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? K इज इक्वल टू कितना आया? K इज इक्वल टू F0/FM। तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसका आपको बहुत जगह यूज करने को मिलेगा, इसका यूज करना भी है। ठीक है, तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हम उसको इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और आगे आने के बाद इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ जहाँ रिलेशन हो उसको निकाल सकें इस तरह। ठीक है, अगर अब बात आवे, आपसे कोई पूछ ले गए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रिक है, फ्रिक्शनल है, कैसा भी है, फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी? जो फोर्स की यूनिट होगी यानी न्यूटन होगी। पर आपसे पूछ सकें, जो अभी आपने कांस्टेंट लिया था यानी 1/4πε0, इसकी यूनिट क्या है? कैसे निकाल लोगे इसकी यूनिट? वैल्यू तो आपको बताएगा, वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यानी आपने देखा कि आपने निकाला था F इज इक्वल टू 1/4πε या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। यदि आप यहाँ से देखें तो हमें क्या निकालनी वैल्यू? 1/4πε0 की, तो वो कितना होगा? यानी 1/4πε0 इज इक्वल टू कितना हुआ? F/R²/Q1 Q2। तो यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यूनिट कितना है, तो यूनिट निकाला जा सके। फोर्स का कितना हो गया? न्यूटन हो गया। जो रेडियस है उसका मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप इस तरह इसको यूनिट रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? यूनिट आ गया आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। आपसे पूछ ले डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? क्या होगी डायमेंशन? 1/4π की डायमेंशन, तो क्या होगा? 1/4πε0। यदि इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखेंगे, तो कितना होता है? mL/T-2। ये तो किसके लिए हो गया? फोर्स के लिए। अब आपके पास है रेडियस का स्क्वायर, तो उसके लिए क्या होगा? L² अपॉन क्या होगा? नीचे कूलम स्क्वायर। कूलम की यूनिट की डायमेंशन क्या है? एम्पियर इंटू टाइम, यानी AT। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A²
टी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4πε0 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आएगा mlt माइनस 2l स्क्वायर। तो अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो हमारे पास आएगा m, l का कितना हो गया L3, t का कितना हुआ, सबसे पहले t, अब उसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 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 4 और साथ में क्या a माइनस 2। जो क्लियर ना हो तो उसको थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर दें। ठीक है, तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं 1/4πε0 की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, तो हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ परमिटिविटी और उसके बाद निकालेंगे यूनिट ऑफ परमिटिविटी एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो चलिए सबसे पहले परमिटिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज वी नो 1/4πε0 इज इक्वल टू कितना है 9 × 10⁹। यदि हम यहाँ यूनिट भी लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ε0 की। तो ε0 की वैल्यू कितना होगा, ε0 इज इक्वल टू कितना होगा 1/4π × 9 × 10⁹। ठीक है, तो यूनिट क्या आ जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा क्योंकि इधर से क्या रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो इधर जाएगा तो वैल्यू चेंज होगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कीजिए कैलकुलेट कितनी वैल्यू आती है इसकी वैल्यू। तो आपके पास है एप्सिलॉन, अगर आप देखेंगे आपके पास आया ε0 इज इक्वल टू 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ इतना। तो इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻12। यूनिट क्या आई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम किसकी वैल्यू निकाल सकें, ε0 की वैल्यू निकाल सकें। अगर आपसे बोला जाए डायमेंशन तो ये आपका होमवर्क है। अब हम मुझे डायमेंशन बताएंगे परमिटिविटी की, कि परमिटिविटी की डायमेंशन क्या है, और ये आपने पढ़ी भी है इसलिए आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। यदि आप पे डायमेंशन निकालना नहीं आता इसका मतलब आप पे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस डायमेंशन को निकाल लेंगे और फिर हमें भेजेंगे, दिखाना नहीं पड़ेगा कैसे कैसे किया। किसी बच्चे का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आज तक। ठीक है, चलिए इसके बाद है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म की क्यों ज़रूरत पड़ी, किस लिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो कूलम्स लॉ किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। और फोर्स क्या है, एक तरह से एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है। वेक्टर है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस बार हर बार हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और जो वेक्टर हो गए उसके लिए हर बार हमें एक डायरेक्शन मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़, ये सब कुछ जो फोर्सेज हैं कैसे एक ऑब्जर्विंग पॉइंट पर डिपेंड करें, क्या वो किसी ऑब्जर्विंग पॉइंट पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो हम देखेंगे जो फोर्स है दो जो चार्ज के बीच लग रहा है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता हमारे ऑब्जर्विंग पॉइंट पे। हाँ, बस वहाँ पे रिलेटिव मोशन वाली कंडीशंस ना बन रही हो। वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स रिलेटिविटी शो नहीं करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्सों में वे रिलेटिविस्टिक नहीं होते हैं, इन पर रिलेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, तो फिर भी हम देखेंगे हमारे कहाँ सही हैं गलत हैं, तो हर चीज़ को ट्राई करने के बाद ही पता लगेगा। तो कूलम्स लॉ में क्या है कि यदि हम ओरिजिन को किसी एक चार्ज पे मान ले तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि ओरिजिन को अदर किसी पॉइंट पे मान ले तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे चेंज होगा जब हम कैसे देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे उसको
चलिए तो स्टार्ट कीजिए। जब हमारा ओरिजिन है किसी चार्ज पे और जब ओरिजिन है हमारा कहीं रैंडमली, ठीक है। तो लीजिए हमारे पास ये कोई यहाँ पे ये कोई चार्ज है और ये कोई दूसरा चार्ज है, इसका नाम है कितना, मान लें Q1 और ये कितना है Q2 और ये है इनके बीच का डिस्टेंस R। और हमने अपना जो ओरिजिन मानना वो Q1 पे मान लिया, यानी पॉइंट इसको नाम लिख दिया A, इसको लिख दिया B, ठीक है। तो A को हमने ओरिजिन मान लिया। तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ Q1, Q1 की पोजीशन कितना है, तो Q कहाँ पे है, ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी 0, क्योंकि वो तो वहीं पे ओरिजिन पे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन क्या होगी, वो होगी R वेक्टर। तो R वेक्टर हो जाएगी किसकी पोजीशन, Q2 की विद रेस्पेक्ट टू Q1। देन हाउ वी डिफाइन द फोर्स, यानी F फोर्स फील बाय द Q2 ड्यू टू द Q1 इन वेक्टर टर्म, ठीक है। तो फोर्स फील बाय द Q2 विद पूरा कट गया था, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम बता रहे थे कि फोर्स कैसे होगा यदि हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक Q2 है। ये हमारे पास Q1, ये है Q2 और इनके बीच की ये डिस्टेंस है R और हमने ओरिजिन मान लिया यहाँ पे और ये कोई A पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो हम दिखाएंगे व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ Q2, वो हमने मान दिखा देता R वेक्टर, ठीक है। देन फोर्स फील बाय द Q2 यानी Q2 चार्ज ड्यू टू द Q1 इज इक्वल टू क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू द 1 is 1/4 pi epsilon naught if the medium between the charges is vacuum. If there is no vacuum then we can say write epsilon. अगर फिर भी हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हमने एक रिलेशन निकाल ली थी पीछे K इज इक्वल टू, देखो मैं उसका भी यूज बता दें, ऐसे भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू कितना था, एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्साइलन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। तो हर जगह जहाँ भी एप्सिलॉन उसकी जगह हम K एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकें, वो हर जगह काम करेगा, हर कंडीशन के लिए काम करेगा। क्योंकि यदि हम रखें कोई वैक्यूम के लिए K की वैल्यू हो जाएगी कितना 1, ठीक है। तो K के लिए वैल्यू कितनी 1, तो इसलिए हर जगह क्या आ जाएगा, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये ऐसा फार्मूला है जो हर कंडीशन में काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, कि F इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास कितना 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द two charges. What is the distance? The magnitude of the position vector of charge Q2 from the charge Q1, ठीक है। तो क्या होगा डिस्टेंस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फील बाय द Q2 ड्यू टू द Q1। तो फोर्स कैसा होगा भाई, एक इधर चार्ज था एक इधर चार्ज था, इसके कारण फोर्स कैसा होगा, अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन टाइप का होगा, यदि अपोजिट होता है अट्रैक्शन टाइप का। अब हमने Q1 Q2 लिखा, उसके बारे में ये नहीं लिखा था कि वे कैसे हैं, तो हम पहले उसको डिफाइन करेंगे। लेट द Q1 Q2 हैव द सेम पोलैरिटी, यदि इनमें सेम पोलैरिटी तो क्या होगा, तो Q1 क्या कर रहा होगा, Q2 को दूर की तरफ भगा रहा होगा अपने से, तो क्या होगा R वेक्टर की डायरेक्शन में दूर कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R कैप। तो हमारे पास जो फोर्स आया वो कितना आया, force on Q2 due to the Q1 is equal to 1/4 pi epsilon 4 pi K epsilon naught Q1 Q2 अपॉन पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू साथ में क्या होगा डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। यदि आप चाहो तो यूनिट वेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं कहीं में, अगर आपने पढ़ा हो याद हो आप सबके, क्योंकि याद तो आप सबके कुछ रहता नहीं फिर भी, क्योंकि ऐसे लगेगा ना कैसे कि ये भी पता नहीं कभी पढ़ाता है नहीं, फिर भी R कैप इज इक्वल टू कितना होगा यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर जो भी है और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर,
तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा या डायरेक्शन होगा या यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, सॉरी पोजीशन वेक्टर तो नहीं बोलेंगे, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन बोल देंगे। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आर की वैल्यू जो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, तो आर कैप का क्या बना दिया हमने, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और हमारे पास यहाँ पहले ही क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का होल स्क्वायर। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकें 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 आर वेक्टर का पोजीशन या मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो आप चाहो तो उसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, पर क्या सिर्फ 2 ही लगा रहा होगा, वो 1 ही लगा रहा होगा, 2 भी तो 1 पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। तो देखें क्या होता है, चलिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q2, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन द पोजीशन वेक्टर, यानी जो Q2 और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उनका जो पोजीशन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड, यानी क्या बोल सकते हैं उसे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप Q1 से देखो या Q2 से, बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, इसलिए यहाँ कोई साइन लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, पर पोजीशन वेक्टर जो सॉरी यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो जब हम देख रहे थे हमारा जो ओरिजिन है वो Q1 पे है और Q1 से हम देख रहे हैं, तो ओरिजिन तो अब भी Q1 है। फोर्स की वैल्यू क्या हुई, पहले फोर्स कैसा था, राइट हैंड साइड में था, अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो कैसा फील होगा उसको, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पोजीशन वेक्टर था या यूनिट वेक्टर था उसके साथ यहाँ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यदि आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि जो फोर्स है 2 पे 1 के कारण वो किसके इक्वल है, फोर्स है जो 1 पे 2 के कारण उसके मैग्नीट्यूड के, दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल आ रहा, पर डायरेक्शन अपोजिट आ रहा। तो आप दिखा सकते हैं, यदि वेक्टर टर्म्स में सीधा लिखना चाहें तो आप लिख सकें कि F12 इज इक्वल टू कितना, -F21। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूफ कर सकें कि हाँ यहाँ भी वो काम कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ग्राफिकली भी देख लें थोड़ा कैसे कैसा है। अब आप हर बार देख रहे होंगे कि इस पूरी कैलकुलेशन में एक स्पेशल चीज़ दिखाई दे रही कि Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन दिखा रखा कि वो ग्रेटर देन 0 है या शॉर्ट देन 0। देखो ग्रेटर देन 0 और का मतलब क्या है कि दोनों चार्ज सेम है, और जब भी दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के होंगे तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन टाइप का होगा। अगर भी दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है एक से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों अपोजिट हैं और इसलिए फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन टाइप का होगा। सिर्फ यही डिफाइन करने के लिए मैंने दिखाया और ये चीज़ यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगर अब हम नई कंडीशन देखेंगे कि जब कैसा हो कि आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है, वो किसी भी चार्ज पे ना होकर किसी रैंडम किसी पॉइंट पे हुआ है। अब उसके बारे में देख लेते हैं पहले। देखो इन्होंने तो कुछ दिया नहीं होगा शायद इस बारे में, फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। लिखने का काम ख़त्म हो जाता नहीं तो लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ यूनिट्स दिए हैं, एक बार ये यूनिट जरूर देख लीजिएगा आप सब। जो यूनिट हैं उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि हम चार्ज की यूनिट क्या क्या ले सकें। EMU क्यों लेते हैं, ESU क्यों लेते हैं, क्या है ESU, क्या है EMU। ठीक है, और फिर भी अगर किसी के समझ में ना आवे EMU क्या है, ESU क्या है, तो मुझे ज़रूर बता दें, फिर मैं उसको दोबारा समझा दूँगा।
ठीक है। अब ये तो पता नहीं क्या सोच रहे थे जो मिल जाए, नहीं मिला। चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले हम अपना अपना टॉपिक देखेंगे। हमने कहा था कि और जब ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, किसी रैंडम पॉइंट पर, जैसे कि अब हम लेंगे हमारे पास, जैसे कि क्या है, एक ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये ओरिजिन है। एक सेकेंड, हमारे पास है ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, उंगली से लिखा भी अच्छी तरह नहीं जाता, और ये हमारे पास कोई ओरिजिन, ठीक है। और हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है यहाँ पे Q1 चार्ज और एक है यहाँ पे Q2 चार्ज। यदि आपसे पूछा जाए पोजीशन क्या होगी, तो देखें, तो अगर हमने माना कि Q1 की पोजीशन कितना है, R1 मान लें, और Q2 की पोजीशन कितना है, R2, किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन, Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, पर ओरिजिन से जो देख रहे होंगे हम दूसरी ओरिजिन से, तो वो कुछ अलग तरह दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम दिखावें अब किसकी पोजीशन, Q1 की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू Q2 या Q2 की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू Q1, तो हम लिखेंगे, चलिए, पोजीशन ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2, ठीक है, या पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। तो इस तरह हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहो तो रिप्रेजेंट करने से पहले ज़रूर डिफाइन कर दें, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको 1-2 लिखा मिलेगा ना जहाँ, या कुछ जगह 2-1, तो इसलिए पहले ही लिख दें R12 इज़ द पोजिशन ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज, R21 इज़ द पोजिशन ऑफ Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज। तो इसलिए हर बार जब भी डेरिवेशन करें इस चीज़ को ज़रूर डिफाइन करें कि आपने R12 क्या लिया है और R21 क्या लिया है, F12 क्या लिया है, F21 क्या लिया है। इसलिए डिफाइन नहीं करोगे तो सामने वाला समझ नहीं पाओगे, वो अपनी किताबों वाला ज्ञान लगाओगे और फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ को आप अपने तरीके से यदि लिखें भी तो उसे डिफाइन जरूर कर दे सामने कि क्यों आपने ऐसा लिखा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पोजीशन होगी ये वाली, देखो डिस्टेंस तो सेम होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R21 तो सेम होगा, पर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, क्योंकि अगर आप Q1 से Q2 की तरफ देख रहे होंगे तो आपको उस दूसरी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, जब यानी अपने दाएं तरफ देखना पड़ेगा, जबकि आप Q2 से देख रहे हो तो आपको बाएं तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए देखो डायरेक्शन दोनों तरफ अपोजिट है, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है पर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं है, तो चेंज नहीं है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो अब हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो फोर्स F ऑन Q2 ड्यू टू द Q1 इफ द बोथ चार्ज आर हैव द सेम पोलैरिटी, जब उनके बीच में सेम पोलैरिटी तो कैसे होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे, इसलिए हम डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, सब कुछ सेम होगा वैसे तो 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बस यहाँ बदलाव होगा। यहाँ पे क्या आप चाहो तो R12 2-1 कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, फिर भी हम लिखेंगे। तो पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 या पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी मैं लिख दिया R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बट व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, अब देखिए Q1 के कारण Q2 पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, दाईं तरफ लग रहा है, यानी उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन ऑफ, तो आप लिख दीजिए, आप डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या होगा R21 कैप। तो जब R21 कैप लिखेंगे तो आप R21 कैप की वैल्यू भी पुट करेंगे, फिर यहाँ पे जब आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ गया R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप इसे नीचे क्यूब की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो F21 आपके पास डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, F12 निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। देखिए अब क्या होगा नीचे पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, यानी R12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R12 कैप। फिर इसकी वैल्यू रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 कैप का Q और साथ में R12 वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर आ गए। अब आप एक चीज़ देखिए R12 वेक्टर और R21 वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, बिकॉज वी नो कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना है माइनस R12 वेक्टर। सो यहाँ से भी हम क्या दिखा सकें F12 इज इक्वल टू माइनस F21, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ टाइप ऑफ फोर्स इज सेम एंड द डायरेक्शन अपोजिट। तो आप कभी भी किसी जगह निकालेंगे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ का वायलेशन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम कभी भी क्या डिफाइन कर सकें, फोर्सेस को डिफाइन कर सकें इन द वेक्टर टर्म्स। तो ये वेक्टर टर्म्स आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपका वेक्टर अभी भी याद नहीं है तो दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो वेक्टर के जो रूल आपके याद ना हो उसको डिफाइन कर, वो उसको मतलब एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि आगे आने वाले हमारे ज़्यादातर न्यूमेरिकल वेक्टर पे ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। वैसे भी अब आप घर हैं, पूरा टाइम है आपके पास, तो एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कर लें। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज के बारे में, क्योंकि अभी तक जितना भी चीज़ हमने पढ़ा वो सब किसके लिए था, वो सब था एक पॉइंट चार्ज के लिए, यानी कूलम्ब्स लॉ काम करता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। पर रियल लाइफ में हमें कभी कोई पॉइंट चार्ज मिलता है? यदि हम बोलेंगे हमारा पेन चार्ज हो गया, क्या हमारा पॉइंट चार्ज है? अगर हमारा रीजन ऑफ कंसिडरेशन बहुत बड़ा हो गया, उसके रेस्पेक्ट में हमारा पेन एक पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। पर अगर हम उसके नज़दीक आके देखेंगे, उसके नाइबर में आके देखेंगे, पास आके देखेंगे, विसिनिटी में देखेंगे, तो हमें कैसा दिखाई देगा? हमें वो पॉइंट चार्ज नहीं दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में यदि हम किसी भी बॉडी को कोई चार्ज दे रहे होंगे तो क्या हम एक पॉइंट पे ही देंगे? किसी बॉडी को रब करा तो पूरी रोड चार्ज हो, ना कि एक ही पॉइंट। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो हमें रियल लाइफ के बारे में भी तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन पढ़ ली, अब उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होगा कंटिन्यूस चार्ज? जब हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो वो उस पर एक ही पॉइंट पे ना आकर पूरी बॉडी सरफेस पे फैल जाएगा। तो उसका किसी सरफेस पे फैलने का तरीका क्या हो सके, उसी तरीके के बेस पे हम उसके कंटिन्यूस चार्ज को डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपके पास यदि एक रोड है, तो रोड किसको बोला जाए? ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास वन डायमेंशन में क्या हो, वो वन डायमेंशन तो एग्जिस्ट करता हो, बाकी सब डायमेंशन कैसी हो, उस वन डायमेंशन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, तो सब रोड बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, एक प्लेन ले सकते हैं। प्लेन में भी ऐसा ही होगा कि उसके क्या होंगे, दो डायमेंशन एग्जिस्ट करते हो, थर्ड डायमेंशन उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल, उसको छोड़ देंगे। और एक क्या ले सकें हम, कोई क्यूबिक बॉडी ले सकें या कोई भी 3D में, ठीक है। तो ज़्यादातर हम तीन ही टाइप की लेंगे, जैसे एक क्यूब ले लेंगे, एक प्लेन ले लेंगे या प्लेन शीट ले लेंगे, लैमिना बोल रहे हैं, और एक क्या ले लेंगे, वायर ले लेंगे, ठीक है। इसी बेस पे हम कंटिन्यूस चार्ज को डिफाइन कर सकेंगे। ये भी एक आइडियल कंडीशन होगी, क्योंकि बाद में हमें इससे भी अलग अलग शेप मिलेंगे, फिर हम इनकी टर्म्स में चेंज करके अपना काम को आसान कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जितनी भी बॉडी हमारे पास हैं उसी के बेस पे हम क्या करेंगे। अब हमने तो पढ़ा किसके बारे में, हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है, और आ गया हमारे पास क्या, कंटिन्यूस चार्ज। कैसे अप्लाई करें भाई, यह बड़ी समस्या है। तो क्या करेंगे, हम उस पूरे कंटिन्यूस बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम पहले क्या करेंगे, उसे पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो अप्लाई करेंगे, और किसी भी छोटे पार्ट से पूरे फंक्शन के बारे में पता लगाने के लिए ही आपको ने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन, और विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम उसको पूरे को अप्लाई कर देंगे। तो जब भी हम छोटा सा कोई पार्ट कट करेंगे तो हमें उसका चार्ज पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जैसे कोई पूरी बॉडी थी हमारे पास, ठीक है, और उस पूरी बॉडी पे हमने क्या कर दिया, कोई चार्ज दे दिया, ठीक है। अब हमें कोई छोटे से टुकड़े का चार्ज चाहिए, तो कैसे निकाल लेंगे छोटे से टुकड़े का चार्ज? तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी पे चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, उसके पास कितनी डेंसिटी चार्ज है, फिर छोटे से पोर्शन के लिए हम चार्ज निकाल सकें और अप्लाई कर सकें ईजिली अपना रूल। तो हमारे पास हर बार एक नई टर्म आ रही, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी होती क्या है,
वो डिपेंड करेगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसी की हेल्प से। यदि किसी के पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अलग तरह की चार्ज डेंसिटी होगी, किसी के पास कैसा है सरफेस चार्ज मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, किसी के पास पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी। तो यदि हमारे पास कोई एक लाइन है, एक उसी पे कोई टोटल चार्ज है, और तो क्या करेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, वो क्या डिफाइन करेगा हमारे लिए, उसी को हम बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। कौन सा लाइन लेकर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे लैम्बडा से। तो लैम्बडा क्या हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा टोटल बॉडी को जो चार्ज दिया गया Q, टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी L, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू Q/L। पर क्या यदि हम ऐसा दिखा दिया ये किसके लिए हो कंटिन्यूस चार्ज के लिए, और वो भी कैसा रेगुलर के लिए, ऐसा नहीं कहीं चार्ज ज़्यादा है कहीं कम है, उसके लिए काम नहीं करेगा। जब हमने रेगुलरली यूनिफॉर्म चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, ठीक है ना, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूनिफॉर्म हो तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। करेगा तो फिर हम उसको उस हिसाब से फार्मूले को चेंज करते चले जाएंगे जैसा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे। तो हमारे पास यदि यूनिफॉर्म चार्ज इस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम जो छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे उसकी डेंसिटी या पूरे की डेंसिटी सेम ही होगी। यदि हम छोटा सा टुकड़ा कटा DL लेंथ का, उस पर कोई चार्ज होगा DQ, तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकें ना, तो उसकी भी जो डेंसिटी क्या होगी DQ/DL भी किसके लैम्बडा के इक्वल होगी, Q/L भी किसकी होगी लैम्बडा के इक्वल होगी। तो हम इस तरह दिख सकें कि लैम्बडा इज इक्वल टू Q/L, और समझे। तो हम लिख सकते हैं पूरी लेंथ के लिए भी एक छोटे से पार्ट के लिए, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म है। पर यदि यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हमें वो डिपेंडेंट फंक्शन के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम छोटी सी बॉडी पे या पुट टोटल चार्ज विद द हेल्प ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, यानी Q इज इक्वल टू कितना होगा लैम्बडा DL का इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन लेंथ इंटीग्रेशन या लीनियर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जैसे जैसे अब आगे पढ़ेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब यार टोटल चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो यूनिफॉर्मली किसी सरफेस पे, ठीक है, और से रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा सिग्मा इज इक्वल टू होगा यदि बॉडी पे हमने कोई चार्ज मतलब कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, मान लो सरफेस का एरिया कितना है A है और टोटल चार्ज कितना दिया था हमने Q, तो हमारे पास जो होगा सिग्मा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा सिग्मा इज इक्वल टू Q/ जो A मानोगे तो A, S मानोगे तो S, क्या होगा S या A टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यूनिट भी निकलवा सकें आपकी, यूनिट उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की अलग यूनिट आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की अलग आएगी, और वॉल्यूम की अलग आएगी। तो इसको लिख सकें हम टर्म्स में, ठीक है, और उसी तरह इंटीग्रेशन के टर्म्स में उसे डिफाइन कर सकते। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसा है सरफेस इंटीग्रेशन, वहाँ पे कैसा था लीनियर इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, यानी यहाँ डबल इंटीग्रेशन होगा सिंगल इंटीग्रेशन था, और आगे आने वाले में ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, इसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सेम ही कंडीशन लगाएंगे, उसी तरह करेंगे सब कुछ, ठीक है, पर रिप्रेजेंट कहीं से करेंगे उसको रो से, ठीक है। तो हमारे पास क्या लैम्बडा सिग्मा रो, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कीजिएगा, और आगे आने वाले अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल भी भेजूँ, पहले तो आप मुझे इसका ही जवाब भेजेंगे, इससे पता चलेगा कि आप कितना देख रहे हैं या नहीं देख रहे, फिर मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसी बेस पर बहुत न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू, पर मुझे जल्दी से रिप्लाई ज़रूर करें, थैंक यू।